आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में हमने उत्तराखंड टेल्टी एग्जाम के एसएसटी वाले सेक्शन से राष्ट्रपति वाले टॉपिक को कवर अप किया। आज हम उस राष्ट्रपति वाले टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा टॉपिक ओवरऑल में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपने एमसीक्यू वीडियो को स्टार्ट करते। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरोध में महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है महाभियोग की, और पूछा जा रहा है कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। जब भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या कह सकते हैं कि संविधान का अतिक्रमण करे, तो उनके ऊपर अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट को इम्पोज किया जा सकता है। तो चार ऑप्शंस में से हमें पहचानना है कि किसके द्वारा इम्पोज होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और संसद के दोनों सदनों के द्वारा। महाभियोग जो प्रक्रिया है हमारी, वो संसद की प्रक्रिया है, यानी कि ये लगाया जाता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो ये हमारा 14 दिन पूर्व की सूचना होती है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? यहाँ पर बात आई है रेजिग्नेशन की, कि जब कभी राष्ट्रपति, जैसे महाभियोग तो ऐसी प्रक्रिया है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो उसके द्वारा जब राष्ट्रपति को हटाया जाए। अगर राष्ट्रपति स्वयं से त्यागपत्र देना चाहे तो ऐसे में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करना होता है तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? महाभियोग इम्पीचमेंट पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53, 61, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 13। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, आर्टिकल 61 के तहत इस प्रक्रिया का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा? यानी कि जब हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन उससे पूर्व भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन करने की परिस्थिति में, महाभियोग के द्वारा, या राष्ट्रपति अपना स्वयं से त्यागपत्र देना चाहे तो अपने से भी त्यागपत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन कार्यावधि समाप्ति से पूर्व हटाने के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग के द्वारा और न्यायालय में ट्रायल के द्वारा। तो सी आंसर हमारा राइट होगा। महाभियोग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए जिस ओरिएंटेशन से पूछे जा सकते हैं या जिस ओरिएंटेशन से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सभी तरीके से आपके सामने यहाँ पर भी प्रेजेंट किए जा रहे। क्वेश्चन नंबर 6, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी अगर पूछे। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन है और यहाँ पर जनता वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, उनको राइट होता है वोट करने का। तो ऐसे में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इस विवाद की जांच कौन करेगा, इसे सुलझाएगा कौन? तो ये जो अधिकार होता है ये किसके पास होता है, ये पूछा जा रहा है। भारत के महाधिवक्ता, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई ऐसा विवाद हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसकी जांच करने का काम, उस विवाद को सुलझाने का काम भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकार में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यानी कि रीअपॉइंटमेंट की बात की जा रही है कि भारत में राष्ट्रपति को रीअपॉइंट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 52,
अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। भारत के राष्ट्रपति को एक से ज्यादा बार यानी कि कितनी बार भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन हम वही अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति को केवल 2 ही बार राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है और वहां पर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 सालों का होता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का और एक व्यक्ति को कितने भी बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा जो प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत। तो आर्टिकल 57 इसका राइट आंसर होगा। 52 अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 के तहत होता है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि जो लोग राष्ट्रपति को वोट करते उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने कहा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो ये सारी जो चीजों का वर्णन है ये हमारा आर्टिकल 55 में है, जो हमने अपनी क्लास वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझा था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक सांसद और एक विधायक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता का त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो कंडीशन ये है कि अगर व्यक्ति सांसद या उस समय पर सांसद है या विधानसभा का सदस्य है तो वो चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपने सांसद पद से या फिर अपनी विधायक पद से सदस्यता को मतलब त्याग पत्र देना होगा उस सदस्यता से, तभी वो राष्ट्रपति के पद पर आ सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य हैं, यानी कि चुनाव मंडल कह लीजिए, निर्वाचक मंडल कह लीजिए, एक ही बात है। तो हमने कहा कि आर्टिकल 54 के तहत निर्वाचक मंडल का वर्णन आता है। निर्वाचक मंडल कहने का मतलब है ऐसे वो सभी लोग जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। क्योंकि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति का जो पूरा इलेक्शन है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब वो निर्वाचक मंडल में वो लोग कौन कौन शामिल हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, उसी का सवाल पूछा गया है। तो हमने पहला ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो जब भी हम चुनाव निर्वाचक मंडल की बात करें तो निर्वाचक मंडल में हमारे शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली, पौंडचेरी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये हमारे निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं। तो अब ऐसे में हम देख लेंगे कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो हमने कहा लोकसभा के चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक इलेक्टेड, अब तो एक ही है क्योंकि अब 543 हो गया। तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के टोटल मेंबर की जो टोटल जो मेंबर है वो 245 है। 245 में से 233 हमारे निर्वाचित है, इलेक्टेड है, और 12 हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेटेड है, यानी कि मनोनीत है। तो मनोनीत सदस्य इसमें प्रतिभाग नहीं करते। तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तो यहाँ पर भी चुने हुए सदस्य की बात आई है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो हम कह ही रहे। राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये भी सही है। लेकिन जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो यहाँ कहीं पर भी विधान परिषद का वर्णन नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, फिर से उसी टाइप का एक सवाल है, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा,
राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो जब हम निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डी आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की बात कही गई है। केवल 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 जहां पर भी लगा होता है, जनरली ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वैसे भी हमें बहुत विचार करके ही उसे टिक करना चाहिए। तो यहाँ पर केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल विधानसभाओं का वर्णन आया, तो ये हमारे गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो पूछा जा रहा है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है। तो ये हमें पता है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत के राष्ट्रपति। 24 जनवरी 1950 को पहली बार इस पद को ग्रहण किया गया था और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो चुने गए थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो वहीं उसी समय पर जब हम संविधान लागू कर रहे थे तो ये कहा गया कि भारत का जो सबसे बड़ा पद होगा, यानी कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और भारत में वंशानुगत शासन की समाप्ति कर दी गई। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो हमने कहा 52 के तहत राष्ट्रपति का पद और 53 के तहत कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो भी हमारा राष्ट्रपति होता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है और 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 53 है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में। तो ये भी हमारा राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन ऐसा निर्वाचन होता है जिसमें जनता प्रतिभाग करती है और राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनता प्रतिभाग नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग प्रतिभाग करते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति का इलेक्शन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, कारण है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ऐसे क्वेश्चन को कारण के सहित देखना होता है। पहले सिंगल सिंगल स्टेटमेंट जो है उनको चेक कर लेना होता है कि सही है कि गलत है, फिर उसके बाद कारण के साथ पढ़ के देख लेना चाहिए कि सही बात कह रहा है कि गलत। तो अगर स्पष्टीकरण सही मिलता है तो सही हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दोनों ही चीजें, ए कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण की व्याख्या भी सही है। तो सी हमारा राइट आंसर है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो ये होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। तो यानी कि 2 कट जाएगा। विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के दोनों सदनों में विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है, इसलिए यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो इसलिए 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है। तो ये हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 3 और 4, 1, 3, 4। तो डी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो जब भी लोकसभा को भंग करने की बात आएगी तो राष्ट्रपति की शक्ति है लोकसभा को भंग करने की, लेकिन ये राष्ट्रपति स्वयं से नहीं करते, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते। तो डी राइट आंसर होगा। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से कौन किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन एक ऐसे राष्ट्रपति बने जो पहले राष्ट्रपति बनने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे।
तो कई बार पूछा जाता है और इसका राइट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, सॉरी, तो ये जो है ये हमारा अनुसूची 5 में इसका वर्णन मिलता है, तो उसके तहत राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने। तो जो भी हमारे सिंपल मेजोरिटी के बिल होते हैं, राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, तो ये हमारा होता है विशेषाधिकार। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने, यानी कि फाइनेंशियल बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने। जब भी फाइनेंशियल बिल की बात आती है तो वित्तीय बिल के अंतर्गत मनी बिल भी आता है, यानी कि धन विधेयक भी आता है। और जब धन विधेयक की बात आती है तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आता है, उसके लिए राष्ट्रपति से पहले ही पूर्वानुमति ली जाती है। तो जब राष्ट्रपति से पहले ही पूर्वानुमति लेकर उसे लाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो ऐसे में वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये नहीं होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। लोकसभा को भंग करना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 75 के तहत। आप इसे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा विशेषाधिकार नहीं है, तो वो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने को लेकर, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? यानी कि राष्ट्रपति विधि संबंधी या अन्य किसी मामले पर किससे सलाह ले सकते हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो पूछ रहा है कि क्या अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के पास? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, ये है। राष्ट्रपति राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के तहत की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होना तो राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्ति होती है उस सैन्य शक्ति के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तो ये भी होती है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करना, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में या संपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो जब भी हम अध्यादेश की बात करते हैं तो अध्यादेश को ऑर्डिनेंस कहा जाता है, और ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब संसद सत्र में ना हो। तो संसद के सत्र में ना होने की परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश से, और ऐसा राष्ट्रपति जिस अनुच्छेद के तहत करते हैं वो है हमारा आर्टिकल 123। यही प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सत्र ना चलने की परिस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो प्रश्न पूछा जा रहे हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सही बात, जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष है इनको नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, यानी कि अब योजना आयोग अब क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है, तो ऐसे में हम इसको नीति आयोग समझेंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष
और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जब हम नीति आयोग या योजना आयोग की ही उपाध्यक्ष की बात करें तो इनकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्ति पीएम के द्वारा होती है, इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। तो 1 और 3 हमारे करेक्ट होंगे, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते, भारत निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या कहते हैं इसे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो उपरोक्त सभी, डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है नियुक्ति, ये तीनों तरीके की नियुक्तियां। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं। आपातकालीन शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति नहीं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 75 में है। मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की शक्ति, तो चाहे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति जो प्रशासन संबंधी कार्य है उनकी जानकारी ले सकते हैं आर्टिकल 78 के तहत। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये देखना है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इस पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा वो केवल सेकंड है, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है हमारा उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। भारत का जन्मा, ऐसा हमारे संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। जब भी हम योग्यताओं की बात करते तो हमने कहा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में जन्मा नागरिक नहीं। तो जन्म का कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, तो इसलिए जन्मा की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका की संविधान में राष्ट्रपति की योग्यता में ये शब्द मेंशन है कि वो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत की उसके पास नागरिकता होनी चाहिए जो 5 तरीके से वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है कोई व्यक्ति यहाँ, और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो यहाँ देखिए संसद लिखा हुआ आया है, योग्यताओं में केवल लोकसभा का सदस्य, संसद में तो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के आने की वजह से ये गलत हो गया है। यहाँ पर जो राइट होगा, किस योग्यता रखनी चाहिए, केवल और केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो इसका केवल राइट आंसर होगा 2 सही है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए या उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, या तो 35 हो या 35 से अधिक हो। तो 2 हमारा करेक्ट है। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित किस अधिकारी द्वारा धारण किया जाएगा? तो ऐसे में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, यानी कि शुरू की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, और जब अध्यक्षता की बात आए तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था?
तो वीटो अनुच्छेद 111 के तहत इसका वर्णन है वीटो का, और वीटो कहने का मतलब है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी ना तो हस्ताक्षर करते और ना ही या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देते या उसे रोक लेते, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस विधेयक पर वीटो ले लेते हैं। क्योंकि भारत में जब भी कोई कानून बनना होता है तो वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब होंगे उस पर, तभी वो कानून का रूप, कोई विधेयक कानून का रूप लेगा, यानी कि कोई बिल लॉ बनेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो जब हम बात करते हैं कि किस पर इसमें सबसे पहले वीटो लिया गया था, और वीटो भी कैसा, हमारा यहाँ पर होना चाहिए था पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो हमारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था वो डाक संशोधन विधेयक के लिए किया गया था। पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए भी वीटो का प्रयोग किया गया था डाक संशोधन विधेयक से पहले ही, लेकिन वो हमारा एब्सोल्यूट वीटो था, निलंबनकारी वीटो था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या सही है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही बात है। संसद हमारी 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो जब हम ऐसे कथन और कारण वाले क्वेश्चन पढ़ते, तो जब हम A to R पढ़ते तो बहुत आसान हो जाता है जब हम यहाँ पर क्योंकि लगा ले, क्योंकि A to R पढ़ने पर। अब देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही बात, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, सही बात है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते, तभी वो कानून का रूप लेता है। और राष्ट्रपति क्योंकि संसद का भाग है, इसीलिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उनके हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक कानून का रूप लेगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए इसका राइट आंसर होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब कोई प्रस्ताव है लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है तो वो विधेयक होता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक, जिसको हम इंग्लिश में बिल कहते हैं, वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसके साथ वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रॉन्ग ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ध्यान में रखना है। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में तो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश भी होते हैं और मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ केवल न्यायाधीश मेंशन है और यहाँ हमें मुख्य न्यायाधीश की बात करनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो जब राष्ट्रपति वीटो ले ले तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, अनुच्छेद 111 के तहत। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रम क्या है? तो व्यक्ति के रूप में ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? 18वीं, 14वीं, 15वीं, 17वीं। तो व्यक्ति के रूप में ये 15वीं राष्ट्रपति है, और अगर क्रम में काउंट करें तो ये 17वीं राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी जनजातीय महिला, आदिवासी जनजाति से आने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और वैसे अगर हम बात करें तो दूसरी महिला राष्ट्रपति, क्योंकि इनसे पहले प्रतिभा देवी पाटिल जी भी महिला राष्ट्रपति के रूप में थी, तो वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। लेकिन आदिवासी जनजाति से आने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति है। संथाल जनजाति को बिलोंग करती है, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी थी। इसको हमने अपनी वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? तो कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग हमारे पहले प्रेसिडेंट, तो एक्टिंग पहले प्रेसिडेंट हमारे रहे
वाराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी ग्रीन का आंसर था। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु पर ये देश के उपराष्ट्रपति थे और उस समय पर ही इनको पहला भारत का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति, समाधान की शक्ति, पार्डन पावर, ये राष्ट्रपति की एक न्यायिक शक्ति है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत आता है। तो ये विधायी शक्ति नहीं है, कार्यपालिका शक्ति नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने अपने 40 क्वेश्चंस को कवर अप किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे राष्ट्रपति के सेक्शन के। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।